हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में कॉमन पेपर, जो कि आपका कल होने वाला है। ये पेपर आपका, तो इस कॉमन पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो ये कॉमन पेपर जो आपका रहेगा, ये HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चों के लिए रहेगा। इसका मतलब इसमें जो भी बच्चे, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट से कर रहे हों या हेयरिंग इम्पेयरमेंट से कर रहे हों या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटी जो आपका कोर्स है, उस कोर्स से जो भी टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सभी बच्चों के लिए ये पेपर होता है और सबका एक साथ एक ही पेपर होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो कॉमन पेपर है। इस पेपर का नाम जो आपका है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। ये सब्जेक्ट आपका बाल विकास एवं शिक्षण। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, यानी कि डबल लैंग्वेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो आप देख सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। दूसरा है वृद्धि और विकास में अंतर, स्वभाव और पालन पोषण में अंतर, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, सीखने की शैलियाँ क्या हैं और उनके सीखने वालों के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं, ध्यान क्या है यानी कि मेमोरी, और उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक की व्याख्या करना है। और नेक्स्ट आपका रहेगा कि विकास के 2 चरण की व्याख्या करें और व्यवहार प्रबंधन तकनीक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे आगे अभी आंसर के साथ में। स्मृति क्या है, स्मृति के प्रकार, प्रेरणा क्या है, प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। इस प्रकार से आपको आगे इसके आंसर्स भी मिलने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और भी हिंदी में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विकास के क्षेत्र, विकास मील के पत्थर और विकास के 4 चरण। उसके बाद पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, थार्नडाइक, इन सब के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको भी पढ़ना है हमें। फिर बुद्धि क्या है, इसके बारे में जानना है और प्रतिभाशाली बच्चों और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में भी जानना है। तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आंसर्स करने। तो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आपके थे उसके हम सबसे पहले आंसर्स देखेंगे। तो शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स हैं उसमें सबसे पहले आपका जो पूछा गया था वो विकास का सिद्धांत पूछा गया था। तो विकास के कितने सिद्धांत हैं इसके बारे में तो आंसर देख सकते हैं। विकास के 7 सिद्धांत होते हैं। सातों सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका है निरंतरता का सिद्धांत, व्यवस्थित विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, अद्वितीय विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंधित विकास का सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत और परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो ये सब क्या है? ये सब आपके डेवलपमेंट जो हैं उनके फैक्टर्स हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करेंगे। नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत होता है। विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत यह होता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और किशोरावस्था से निश्चित जो विकासात्मक चरण होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब बच्चा गर्भ में ही होता है तो गर्भ से लेकर उसके परिपक्व होने तक की जो भी उसमें डेवलपमेंट हो रहे होते हैं वो सब निरंतर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन विकास करके फिर रुक जाता है, नहीं, कुछ दिन विकास करके वो रुकता नहीं है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे चलती रहती है।
ये छलांग और सीमा के बजाय धीमी नियमित गति से शुरू होती है, यानी कि लगातार गति से चलती रहती है। ऐसा नहीं है रुक रुक के ये चले या धीमा हो जाए फिर तेज हो जाए, इस प्रकार से नहीं चलती है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। दूसरा है आपका व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। तो व्यवस्थित विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो भी हमारा डेवलप होता है वो डेवलप किस तरफ होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब यह होता है पहले आसान चीज़ें फिर उसके बाद जटिल चीज़ें। तो ये एक व्यवस्थित क्रम होता है, इसीलिए इसको डेवलपमेंट फैक्टर में रखा जाता है कि व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। जैसे कि एक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी खास हिस्से को हिलाने के बजाय एक ही समय में अपने पूरे शरीर को ये हिला पाता है। और जैसे कि बच्चे अपना सबसे पहले भुजाएं हाथों पैरों को वो हिलाना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी वो कोई अंग अपना हिलाना स्टार्ट करते हैं तो एक ही अंग उस ना हिलाकर वो पूरे शरीर को हिलाते हैं। जैसे बच्चा जब भी खेलने लगता है तो दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर करके खेलता है, उसके साथ साथ उसका शरीर भी हिलता रहता है। तो ये क्या है? ये व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है। आगे बात करेंगे अनुक्रमिक विकास के सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार विकास अनुक्रमिक पैटर्न का पालन करता है, जहां पूर्ण शरीर संरचना से पहले यौवन प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मानव शरीर अपने कृतंकों से पहले अपने दाढ़े काटता है, चलने से पहले खड़ा हो सकता है और चित्र बना सकता है। वर्ग बनाने से पहले वो वृत्त बनाना सीखने लगता है। तो ये क्या है? ये अनुक्रमिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि पहले कुछ क्रियाओं को छोड़कर ये दूसरी क्रिया करने लगे, यानी कि उसके कार्य में जब कोई डेवलप हो रहा होता है तो उसका कार्य एक सिरते से ना चलकर वो थोड़ा सा कह लीजिए कि आगे की तरफ का जो उसे सीखना होता है बाद में वो चीज़ पहले वो सीख जाता है। आगे बात करेंगे अद्वितीय विकास का सिद्धांत। इस विकास पैटर्न में एक सेट का अनुसरण होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ परिवर्तन प्राप्त करने के संबंध में एक दूसरे से इसमें भिन्न होते हैं। जैसे कि सभी बच्चे ठीक से खड़े होने से पहले रेंगते हैं, लेकिन जिस उम्र में वे ये गतिविधियां करते हैं वो अंतर बाधित विकास का सिद्धांत कहलाता है या अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहलाता है। व्यक्ति में जो विकास होता है उसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, यानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सभी का विकास एक साथ होता है। जब तक एक विकास का वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है तब तक दूसरा भी उसके साथ जन्म ले लेता है और तीसरा भी जन्म ले लेता है, यानी कि साथों साथ ये प्रक्रिया चलती रहती है। किसी व्यक्ति के मानसिक विकास का उसके शरीर विकास और उसकी आवश्यकताओं पर भी इसमें गहरा प्रभाव पड़ता है। और स्कूल में पूर्ण समायोजन और उनकी भावनाओं और उसकी शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी बौद्धिक पर्याप्तता के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बच्चे की भावनात्मक जो अशांति होती है, खाने या सोने में कठिनाई उनको पैदा होती है। एक शारीरिक अपूर्णता कुछ दृष्टिकोणों और सामान्य समायोजनों के विकास के लिए भी इसमें जिम्मेदार होती है। तो ये क्या आपका कहलाता है? ये आपका अद्वितीय विकास का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आनुवांशिक और पर्यावरण का सिद्धांत। तो एक व्यक्ति जो होता है वो आनुवांशिक का एक उत्पाद है और किसी व्यक्ति के विकास में ना तो केवल आनुवांशिकता और ना ही केवल पर्यावरण पर ही डिपेंड होता है, बल्कि ये दोनों कारक एक व्यक्ति के विकास में अपनी संपूर्ण भागीदारी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिपक्वता और सीखने के परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो इस शब्द से ये तात्पर्य होता है कि प्रशिक्षण आदि के जो कारण क्षमताओं या विशेषताओं के जो गुण हैं या व्यवहार के परिपक्व होने के कारण हैं, विकासशील जीव में होने वाले परिवर्तनों से है। इसलिए परिपक्वता और सीखने की जो परस्पर क्रिया है उससे ये विकास को प्रभावित करते हैं और एक निश्चित व्यक्ति का इसमें विकास होता है।
लेकिन जो विकास हो रहा होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जैसा है वैसा ही दूसरे व्यक्ति का भी विकास होगा, नहीं, दोनों व्यक्तियों का एक ही समय में अलग अलग प्रकार से विकास होता है। इधर आप इंग्लिश में देख सकते हैं ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम बात करेंगे प्रकृति और पोषण में अंतर। तो प्रकृति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रकृति का अर्थ होता है कि आनुवांशिकता जो व्यक्ति को जन्म के समय प्राप्त होती है। प्रकृति का प्रभाव ही प्राणी की पहली पहचान होती है, यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो कुछ उसे प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें हुई होती हैं जिसको लेकर वो जन्म लेता है। किसी की अधिकांश शारीरिक बनावट और कुछ विशिष्ट विशेषताओं के लिए इसमें प्रकृति जो होती है वो जिम्मेदार होती है। आगे बात करें तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है क्योंकि यह जैविक प्रक्रिया होती है। प्रकृति को जैविक आनुवंशिक प्रवृत्तियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर आपके आनुवंशिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति की विशेषताओं और विशेषताओं पर इसका पूरा प्रभाव होता है, यानी कि इसका एक प्रभावशाली दबाव देखने को मिलता है, या कह लीजिए इसका एक प्रभावशाली क्षमता आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का एक किसी भी मनुष्य या बालक में। आगे हम बात करेंगे पालन पोषण। पालन पोषण क्या है? पोषण का विचार सामाजिक वातावरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। आप किसके साथ हैं और अब आप किसके साथ पैदा हुए हैं और इसका सामाजिक भावनात्मक क्षमताओं, कल्याण और व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये कौन जिम्मेदार होता है? ये पालन और पोषण इसमें जिम्मेदार होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिन बच्चों और युवाओं के जीवन में शानदार शुरुआत होती है उनमें उन लोगों की तुलना में पर्याप्त आशीर्वाद होता है। जिसके पास प्रारंभिक लगाव की कमी होती है वह विकृत हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी पोषण मिलता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? उसकी माँ करती है, उसके घर वाले करते हैं। अगर वही चीज़ ना करें तो बच्चे का जो भी उसका स्वास्थ्य होगा वो भी खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य या भावनात्मक स्वास्थ्य है या सामाजिक लगाव है, सब भिन्न भिन्न हो जाएगा या छिन्न भिन्न हो जाएगा, विकृति आ जाएगी उसमें। तो इसी प्रकार से एक मनुष्य अपने जन्म से लेके मृत्युशैया तक जहाँ तक भी सर्वाइव करता है वहाँ पर उसके पालन पोषण का भी असर पड़ता है। यही आप इंग्लिश में देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मनोविज्ञान के निष्कर्षों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह शैक्षिक परिवेशों में मानव व्यवहार को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। चार्ल्स के अनुसार ई स्किनर के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार से इसमें संबंधित होता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। अरस्तु के अनुसार अगर हम जाने तो शिक्षा जो मनोविज्ञान जो होता है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही उसमें शिक्षा होती है। तो ये अरस्तु के अनुसार होता है। आगे हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से औपचारिक वातावरण में होने वाली शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने और उनके तरीकों को सुधारने के तरीकों को विकसित करने से संबंधित होती है। इसमें सीखने के सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षण विधियाँ, प्रेरणा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और नैतिक विकास और माता पिता बच्चे के रिश्ते आदि सभी इसमें शामिल होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो इसका दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाता है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी इसमें किस प्रकार शामिल है? शैक्षिक मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें शिक्षार्थी के चारों ओर ये बुनी हुई है। शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता और उसे भली भांति जानने की जो टेक्निक होती है, इन सब की आवश्यकता होती है। इसमें विषयों को शामिल किए गए हैं, व्यक्तियों के जन्मजात क्षमताएं और उनमें बची हुई क्षमताएं या व्यक्तिगत अंतर या फिर उनके माप, सीखने का प्रकट, गुप्त, सचेत और साथ ही अचेतन व्यवहार, उसकी वृद्धि और विकास की विशेषताएं, ये सब बचपन से वयस तक शुरू होते हैं। यानी कि एक जो शिक्षार्थी होता है, जब वो शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करता है तभी से उसकी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और पहले थोड़े में होता है, फिर और ज़्यादा होता है, फिर और ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे करके उसका जो शिक्षा का क्षेत्र होता है वो बढ़ता जाता है। यानी कि बचपन से लेकर उसके वयस्क होने तक उसके जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। आगे बात करेंगे सीखने के अनुभव। शिक्षा मनोविज्ञान यह निर्णय लेने में मदद करता है कि सीखने के कौन से अनुभव अच्छे हैं और कौन से अनुभव जो हैं वो खराब हैं। यानी कि वो इस प्रकार से अनुभव देता है जीवन शैली में कि जब भी उसकी कोई और भी पीढ़ी आ रही हो तो उसमें उनको सतर्क कर सके। शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास के किस चरण में, ताकि इन अनुभवों को अधिक आसानी से वो संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी कि जो भी उसने अनुभव लिया है उस अनुभव के माध्यम से वो अपना जीवन कैसे जी रहा है और उस जीवन में वो कितना संतुष्ट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है शिक्षा मनोविज्ञान पर कि बच्चा कैसे शिक्षित हुआ और कैसे उसको फॉलो कर रहा है। आगे बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया। शिक्षार्थी को जानने और यह निर्णय लेने के बाद कि कौन से सीखने के अनुभव प्रदान किए जाने हैं और शैक्षिक सीखने के नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं और उस सिद्धांत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सीखने की प्रक्रिया में अन्य वस्तुएं याद रखना या भूलना, समझना या फिर अवधारणा निर्माण करना, सोच, तर्क या समस्या समाधान या फिर सीखने का जो हस्तांतरण है या प्रभावी तरीके से सीखना, ये सभी साधन इसमें आपके शामिल होते हैं सीखने की प्रक्रिया में। क्योंकि अगर ये सभी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। आगे बात करेंगे चौथे नंबर की, सीखने की स्थिति या वातावरण। यहाँ हम उन पर्यावरणीय कारकों और सीखने की स्थितियों से निपटते हैं जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में आते हैं। शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में आते हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के सुचारू कामकाज के लिए कक्षा का एक ऐसा माहौल या समूह की गतिशीलता या फिर सीखने और मूल्यांकन की सुविधा देने वाली टेक्निक्स की सहायता से और टेक्निक का अभ्यास या फिर मार्गदर्शन, परामर्श आदि विषयों को इसमें शामिल करके जो सीखने की स्थिति या वातावरण दिया जाता है बच्चे को, उससे वो बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है। आगे बात करेंगे शिक्षक की। शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया की किसी भी योजना में शिक्षक एक शक्तिशाली शक्ति होता है, क्योंकि शिक्षक के माध्यम से ही जो बच्चा होता है उसके सीखने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका पर अगर चर्चा की गई है तो यह एक शिक्षक के लिए शिक्षा की प्रक्रिया में अपनी भूमिका ठीक से निभाने यानी कि स्वयं को जानने की भी आवश्यकता पर इसमें जोर देता है। यानी कि अगर शिक्षक को स्वयं के बारे में भी अगर ज्ञान है तभी वो बच्चों को ट्रेंड कर पाएगा या उसको सिखा पाएगा कोई चीज़। आगे बात करेंगे या शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार का भी अध्ययन करता है और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन यह है कि शिक्षा व्यवहार के संशोधन से संबंधित होती है, इसीलिए शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के पूरे क्षेत्र में व्याप्त होती है। आगे बात करेंगे, यह बच्चे की वृद्धि एवं विकास का भी अध्ययन करता है। एक बच्चा विकास के विभिन्न चरणों से कैसे गुजरता है और प्रत्येक चरण की क्या विशेषताएं हैं, इसे मनोवैज्ञानिक
के अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण व्यक्ति के विकास में किस हद तक योगदान करते हैं और इस ज्ञान का उपयोग बच्चे अपने जीवन में किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से कर रहे हैं, यह भी शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। आगे आप इसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे। PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। आगे हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं लर्नर्स के। तो सीखना क्या है और सीखने की शैलियाँ क्या हैं, इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। सीखने की जो शैलियाँ हैं या तरीके हैं, इसकी एक श्रृंखला होती है, यानी कि 1 बाय 1 करके इसमें सीखते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत लोग सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। सीखने की जो शैलियों की अवधारणा होती है वो इस विश्वास पर आधारित होता है कि समूहों के भीतर व्यक्ति अक्सर विशिष्ट और पसंदीदा तौर तरीकों के माध्यम से सबसे कुशलता से ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकता है। जैसे कि इसमें दृश्य शिक्षार्थी पहला है कि दृश्य शिक्षार्थी व्यक्ति कैसे इसमें सीखेगा। तो जब जानकारी दृश्य प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है तो दृश्य से सीखने वाला जो बच्चा होता है वो काफ़ी हद तक सफल होता है। वे छवियों के द्वारा, आरेखों के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी का अवलोकन करता है और उसको देखने में भी उससे रुचि उत्पन्न होती है। और जब किसी चीज़ में रुचि उत्पन्न होती है तो वो बच्चे के सीखने में कहीं ना कहीं सहायता परक माना जाता है, यानी कि उसके लिए वो शिक्षण सामग्री का कार्य करता है। आगे बात करेंगे श्रवण शिक्षार्थी। श्रवण शिक्षार्थी के लिए क्या जरूरी है। श्रवण शिक्षार्थी जो होता है वो ध्वनि और बोले गए शब्दों के माध्यम से जानकारी को सर्वोत्तम तरीके से अवशोषित करता है। वे व्याख्यान, चर्चाएं और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, अवलोकन नहीं कर सकते हैं और उनके आँखों को वो उतना रुचि नहीं देगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमारे जो दृष्टि दिव्यांग छात्र होते हैं वो उस चीज़ को सीखने में थोड़ा सा नापसंद करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें सुनकर, ध्यान लगाकर, छू कर, महसूस करके सीखते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो श्रवण शिक्षार्थी है इनके लिए जो चीज़ें होती हैं वो साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ उनका अगर उनके बेहतर कान में थोड़ा सा भी अगर क्षमता बचा है कि वो उस चीज़ों को देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो अपने सीखने की प्रक्रिया में अच्छे से भूमिका निभा सकते हैं। मौखिक संचार पर ये ध्यान केंद्रित करना या इन शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से संलग्न रणनीतियों में शामिल करना। शिक्षक श्रवण सीखने की शैली को पूरी ईमानदारी से यहाँ निभाते हैं। जैसे कि अगर सुनकर कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए क्या होगा कि आप उसके लिए सबसे पहले कोई मोटिवेशन दें, ताकि बच्चा उस चीज़ को अपने रुचि में उतारे और फिर वो सीखना प्रारंभ करे। यानी कि सक्रिय रूप से सुनने के लिए उसको सबसे पहले प्रोत्साहित करें, तब जाके छात्र कहीं ना कहीं सीखने के लिए तैयार होता है। जानकारी देने के लिए उसे व्याख्यान या पॉडकास्ट और ऑडियो रिकॉर्ड का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को अवधारणाओं और मौखिक रूप से समझने या समूह चर्चा में भाग लेने के लिए भी इसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं और छात्रों को अपने विचारों और निष्कर्षों को मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करने के अवसर इसमें प्रदान कर सकते हैं। काइनेस्टिक या शारीरिक स्पर्शीय शिक्षार्थी, इनको किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी व्यवहारिक शिक्षार्थी होते हैं जो शारीरिक गतिविधि और गति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वे व्यवहारिक अनुभवों में शामिल होना और स्पर्श और हेर फेर के माध्यम से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
गतिज शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को अपने शिक्षण तरीकों में अनुभवात्मक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को इसमें शामिल करना होता है, ताकि वे बच्चे उन चीज़ों को छू कर महसूस करके सीख सकें। इसमें व्यवहारिक गतिविधियाँ होती हैं, प्रयोगों और सिमुलेशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। छात्रों को रोल प्ले, स्टिक या फिर शारीरिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए और जोड़ तोड़ मॉडल या इंटरैक्टिव तकनीक का इसमें उपयोग करते हैं। छात्रों को ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों में भी अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि ये बच्चे सीखना प्रारंभ करें। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना सिखाने वाले। तो पढ़ना या लिखना सिखाने के लिए विद्यार्थी लिखित शब्दों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, और वे पढ़ने लिखने या फिर नोट लेने या फिर जानकारी को लिखित रूप में व्यवस्थित करने के लिए ज़्यादा इसमें प्रोत्साहित रहते हैं। और इन शिक्षार्थियों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त पठन सामग्री या पाठ्य पुस्तकें या फिर लिखित रूप में उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए, जो उनकी समझ को बढ़ा सके और उनकी जो आलोचनात्मक सोच है उसको भी ये आगे बढ़ा सकें। इसमें अगर देखें तो लेखन संकेत, जनरल और लिखित प्रतिबिंब सब शामिल किए जाते हैं। ग्राफिक्स का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों को समीक्षा के लिए रीडिंग निर्धारित किया जाता है। नोट लेने, सारांश बनाने या महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए भी इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। ये आगे आपका इंग्लिश का ये डिफाइन किया गया है। फिर से हम चलते हैं किसी क्वेश्चन पे। यहाँ आपका पूछा गया है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड क्या है। तो समावेशी वातावरण सबसे पहले इसमें आता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी वातावरण जो है उसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी जो ये विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए सबसे पहले हमें समर्थन करना होता है कि उनको किस प्रकार का हम वातावरण दे सकते हैं, चाहे उनका वो भौतिक वातावरण हो या फिर संसाधनों से परिपूर्ण हो या ऐसी गतिविधि हो वहाँ पे अवरोध पैदा न कर सके उनके सीखने में। समावेशी संस्कृति को भी इसमें बढ़ावा देना शामिल होता है, जहाँ सभी बच्चों को महत्व और सम्मान दिया जाए, यानी कि एक साथ बच्चे वहाँ पर सीख सकें। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत देखभाल और सीखना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्सर उनकी विशिष्ट क्षमताओं और चुनौतियों के अनुरूप देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, और जो उनकी सीखने की रणनीति होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हेरफेर करने की आवश्यकता होती है जो उनके अनुकूल हो। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं विकसित करना होता है, इनको थेरेपी देनी होती है, एक पर एक की सहायता करनी पड़ती है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को देख रेख में रखना पड़ता है और उनको अतिरिक्त से सहायता देना पड़ता है, ताकि वे बच्चे अपनी उस विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहयोग के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें और शिक्षा भी ग्रहण कर लें। आगे बात करेंगे स्टाफ प्रशिक्षण और विशेषज्ञता। इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और जानकार कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें जो दिव्यांगों से जो विभिन्न प्रकार के जो दिव्यांग होते हैं और उनसे जो जुड़ी सहायता होती है उनकी रणनीतियों को समझें, यानी कि उन्हें किस प्रकार से वो सहायता वो प्रदान करें और उनको सहायता प्रदान करने के लिए किस प्रकार के स्टाफ की ज़रूरत है और कार्यक्रम कैसे चलाएं, इन सब की आवश्यकता होती है कि उन्हें समय पर उपलब्ध करा सकें। तो ये सारी रणनीतियों को बना करके बच्चों की आवश्यकताओं को यहाँ पे पूरा किया जाता है। परिवारों और पेशेवरों के साथ में सहयोग। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में काम करते समय परिवार या पेशेवर जो भी हो, चाहे चिकित्सक हो या डॉक्टर हो, उनके साथ निकटता से सहयोग करना महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि यदि आप उनके साथ थोड़ा सा तालमेल नहीं बिठा रहे हैं तो वे बच्चे अपनी जो अक्षमता होती है उस अक्षमता को जाहिर करने में भी संकुचित होते हैं और उसको वे एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते हैं और जो उनका विकास होता है वो समग्र रूप से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ। विशेष आवश्यकता वालों के साथ में व्यवहार संबंधी जो चुनौतियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त ध्यान और समर्थन की उसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जो भी उनका चिकित्सक होता है या डॉक्टर होता है जो इनकी देखभाल कर रहा होता है, इसमें आक्रामकता या सामाजिक कठिनाइयाँ या नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में कठिनाई शामिल होती है। और उस बच्चे को आप किसी भी केंद्र पर ले जाइए या फिर कहीं संशोधित जगह पे ले जाइए जहाँ पर बच्चे का कुछ आप संशोधन कराना चाह रहे हैं या उसे जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसे संबंधित उसे जो भी थेरेपी दिलाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, सुरक्षित वातावरण नहीं आप प्रदान कर पा रहे हैं, कौशल प्राप्त प्रशिक्षक वहाँ पे अगर नहीं है, तो वे बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें कुंठा या हीन भावना आ जाती है। बाद में चल के फिर उनका व्यवहार आक्रामक होने लगता है और जो भी घर का मेंबर होता है जो उनके साथ में रह रहा होता है उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल बन जाता है। आगे हम बात करेंगे समावेशी पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ। तो समावेशी पाठ्यक्रम और गतिविधि क्या है? एक पाठ्यक्रम की योजना बनाना और ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जो सभी बच्चों के लिए समावेशी और सुलभ हो। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम आप बनाइए जिसमें सकलांग बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों एक साथ बैठ के एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में ज्ञान को ग्रहण कर सकें, ऐसा पाठ्यक्रम हो। ऐसा न हो कि केवल समावेशी बच्चों के लिए। समावेशी बच्चे का मतलब ये होगा कि जिसमें आपके सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे दोनों शामिल हों। अगर दोनों शामिल हैं, दोनों को शिक्षा मिल रही है, तो ऐसी शिक्षा हो कि सामान्य बच्चे के साथ में दिव्यांग बच्चा भी अच्छे से प्रॉपर सीख पाए। केंद्र को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यथासंभव भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए गतिविधियों को उनके अनुकूल करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत जो गतिविधि है वो हम उनको प्रदान कर सकें। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अटेंशन क्या है। अटेंशन के और भी फैक्टर्स हैं क्लासरूम में, तो उसके बारे में जानेंगे। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। तो ध्यान एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। बिना ध्यान के या फिर अन्य मानसिक प्रक्रिया के, जैसे कि कल्पना करना, सीखना या सोचना आदि, ना तो संभव है और ना ही ये उपयोगी है जीवन में। हम किसी भी चीज़ के बारे में तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। तो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, समझने के लिए या जानने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वहाँ पे वो हमारा ध्यान होता है। ध्यान वह होता है जिसे इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कोई कार्य करने में तो वो कार्य आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर इच्छा है तो आप उसी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया होती है, होने के बजाय भी मानसिक गतिविधि का हिस्सा भी होता है। यह एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है। जब हम किसी उत्तेजना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना ध्यान अन्य उत्तेजनाओं से हटा लिया है। यानी कि जब आप किसी एक पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ों पर से अपना ध्यान हट जाता है। हमारा अपना ध्यान देने के लिए जो दिमाग होता है वो केवल एक ही उत्तेजना का चयन कर पाता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। ध्यान व्यक्ति की रुचि पर भी निर्भर करता है, यानी कि जहाँ जो कार्य करने में आपकी रुचि होगी वहीं पे आपका ध्यान टिक सकता है। आगे देखेंगे ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके ध्यान भटकाने वाले हैं या प्रभावित करने वाले हैं। तो सरल भाषा में ध्यान 3 कारकों द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, जिसमें उत्तेजना, व्यक्ति और स्थिति।
ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। सुविधा के लिए हमने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 श्रेणियों में इसको विभाजित कर दिया है। एक आंतरिक फैक्टर्स है आपका। ये तत्व व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ कारकों पर प्रतिक्रिया करने और ऐसी गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसके अपने लक्ष्यों को पूरा करती है, साथ ही जो उसके हितों और दृष्टिकोणों के अनुरूप हो, उसे देखने वाले की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगला है इरादा। इरादा क्या है? तो हमारी जो बुनियादी इच्छाएं होती हैं या प्रेरणाएं होती हैं, ये एक बड़े हिस्से में हमारे रुचि को प्रेरित करती हैं। प्यास और भूख, यौवन चिंता या जिज्ञासा, कुछ भी इसमें जो प्राथमिक कारक होते हैं वो हमारे ध्यान को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। मनोदशा देखते हैं। तो मनोदशा क्या होती है? व्यक्ति का, किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उसके मूड को प्रभावित करती है। किस प्रकार का मूड है वो उसी प्रकार से कार्य को करता है। थकान और बेचैनी, साथ ही बुखार या ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। आपकी मनोदशा वहाँ पे बिगड़ी हुई होती है, तो आप किसी चीज़ में रुचि नहीं लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवित रहने की स्थिति में है, कि जैसे कि प्यास या भूख, तो इन मांगों को पूरा करने से जुड़ी जो उत्तेजनाएं होती हैं वो संसाधनों पर अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे प्यास लगी है तो वो सारे चीज़ों से ध्यान हटाकर पानी पे ही उसका ध्यान जाएगा। दिलचस्पी। दिलचस्पी क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले रुचि या ध्यान की आवश्यकता होती है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो वही हमें कोई भी कार्य करने के लिए उसमें दिलचस्पी उत्पन्न होती है। उस कार्य को हम जब भी कर रहे होते हैं तो उसमें रुचि लगाकर उस कार्य को हम करते हैं। और हमारी रुचि किसी विषय पर अगर चर्चा करें तो यह तुरंत हमारा ध्यान आकर्षित सबसे पहले करती है, और हमें बातचीत में भाग लेने के लिए भी इसमें प्रोत्साहित किया जाता है, और हम उन उत्तेजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस पे आकर्षित भी होते हैं। भावना क्या होती है? भावना जो होती है वो अधिक सशक्त होती है और ये प्रेरणाओं पर कहीं ना कहीं अपनी भावना प्रदर्शित करती है। और सकारात्मक भावनाएं ध्यान संसाधनों की एकाग्रता में सहायता देती हैं, और नकारात्मक जो मनोदशाएं होती हैं वो ये एकाग्रता कहीं ना कहीं इनमें कठिन की तरफ इशारा करती हैं। आगे हम बात करेंगे, ये सबसे आंतरिक तत्व। अब हम बाहरी तत्व के बारे में जानेंगे। बाहरी तत्व कौन कौन से हैं? बाहरी कारक उत्तेजनाओं की विशेषताओं से संबंधित होते हैं। वर्णित स्थितियां अक्सर बाहरी परिस्थितियां हैं या उत्तेजनाएं हैं, उत्तेजनाओं का ही परिणाम होती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं सहायतापरक होती हैं। तीव्रता क्या होती है इसमें? उत्तेजना जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा। तो अगर केंद्रित रहेगा तो आपको वो कार्य करने में कहीं ना कहीं तीव्रता आएगी। आकार क्या है? उत्तेजना जितनी बड़ी होगी वह उतने ही अधिक ध्यान आकर्षित करने में सफल होगी। गति क्या होता है? गतिमान जो उत्तेजना स्थिर रहने वाली उत्तेजनाओं की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। यदि चीज़ें गतिमान हो रही हैं, उत्तेजना हमारी गतिमान हो रही है, तो कोई भी चीज़ हमें सीखना है तो उस सीखने में कहीं ना कहीं ये भी प्रोत्साहित करती हैं। नवीनतम या अजीब उत्तेजनाएं भी हमारा ध्यान खींचती हैं। अगर किसी अन्य प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और वो व्यवहार कहीं ना कहीं आपके सीखने की तरफ आपको ढकेल रहा है, तो वहाँ पे आपकी रुचि लगेगी, आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित रहेगा। परिवर्तन क्या होता है? कोई भी चीज़ को सीखने के लिए एक ही तरीके से अगर आप सीख रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब उसी में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो उस पर हमारा तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है रंग। रंग भी अपनी भूमिका निभाते हैं सीखने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जो
रंगे होते हैं, उन रंगों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और वो हमारी आँखों को कितना शोभा दे रहे हैं और कितना हम उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो हम आकर्षित करके उस पे अपना ध्यान लगाकर कोई भी चीज़ सीखते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो जो उत्तेजनाएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं वे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। भावनात्मक बोझ, सकारात्मक साथ ही नकारात्मक उत्तेजनाएं, ये सभी एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही होती है एक मनुष्य या बालक के अंदर। तो दोनों हमारी रुचि को किसी न किसी चीज़ में सीखने के लिए या उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी भूमिका निभाती हैं। अब ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं क्या है। मैं शिक्षक को सीखने सिखाने की स्थिति में बच्चों का ध्यान सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय इसमें है कि शिक्षक को शिक्षण के समय बच्चों को पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण देना चाहिए, या फिर सीखने का जो माहौल है उसे संभावित विघ्नकारी कारकों से मुक्त करना चाहिए। और ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक को शिक्षण के प्रत्येक चरण में छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी इसमें प्रयास करना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप ही उन्हें रेखाचित्र, आकृतियाँ या चित्र बनाने के लिए उन्हें बोलना चाहिए और दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण के समय इशारों, मुद्राओं, क्रियाओं और प्रदर्शन, इन सब का उपयोग करके बच्चे का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ या जो भी गतिविधि होती है उसमें पूर्ण अवसर प्रदान करके उसे उसमें शामिल करना चाहिए। ये पूरा इंग्लिश में नोट्स है, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं लर्नर्स के। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक अनुभूति होती है और सीखने की जो प्रक्रियाओं को आकार देने में कहीं ना कहीं ये सामाजिक सांस्कृतिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होता है जो व्यक्तियों के सोचने, समझने या ज्ञान प्राप्त करने या सीखने में अपनी संपूर्ण भूमिका को ये निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं ये सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक संपर्क, विश्वास, मूल्य और ऐतिहासिक संदर्भ जैसे विभिन्न तत्व इसमें शामिल होते हैं जो व्यक्तियों के सीखने के अनुभवों को आकार देते हैं। सीखने के डिजाइन में इन कारकों को संबोधित करने में विफलता से जो इष्टतम परिणाम मिलते हैं वो इनको सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से नहीं मिलते हैं, यानी कि वो नकारात्मक दिशा में ही आपको ये परिणाम मिलते हैं जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। अब हम बात कर रहे होंगे सामाजिक संपर्क की। तो परिवार के सदस्यों, साथियों और शिक्षक जो होते हैं या फिर अन्य समुदाय के जो लोग होते हैं, ये सदस्य के साथ में सामाजिक संपर्क, संज्ञानात्मक विकास में अपना पूरा योगदान देते हैं। बातचीत, सहयोग या साझा अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति भाषा कौशल या सांस्कृतिक ज्ञान या सामाजिक इसमें समझ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य, ये क्या होता है? तो सांस्कृतिक जो मूल्य होता है या विश्वास या मानदंड होता है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देते हैं और व्यक्तियों के सीखने के तरीकों को भी ये प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे सहयोगात्मक सीखने के अवसर। तो सहयोगात्मक सीखने के अवसर क्या हैं? ये एक प्रभावी ई-लर्निंग कार्यक्रम सामाजिक संपर्क और सहयोग के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण सिद्धांत को अपनाता है। इसमें जैसे है चर्चा समूह या परियोजना समूह या फिर सहकर्मी से सहकर्मी प्रक्रिया को एकीकृत करके या फिर निर्देशात्मक डिजाइनर समुदाय की भावना को बढ़ावा देकर ज्ञान साझा करने की सुविधा इसमें प्रदान कर सकते हैं और समग्र सीखने के अनुभव को भी इसमें बढ़ा सकते हैं। आगे है प्रौद्योगिकी, पहुंच और समानता। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं इसमें सांस्कृतिक पहलुओं से आगे बढ़कर पहुंच और समानता को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें आप अगर एक समावेशी
कार्यक्रम में हैं। तो इसमें ई लर्निंग प्रौद्योगिकी की पहुंच के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी के लिए ये समान सीखने के अवसर भी प्रदान करता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन सामग्री भी इसमें मौजूद होती हैं, जैसे कि मोबाइल, संगत संसाधन या कई अन्य वितरण तरीके जो पेशकश करके इनको निर्देशात्मक डिजाइनर या प्रौद्योगिकी या इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंचने में शिक्षार्थी को समायोजित करते हैं। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो एक बच्चे को किसी भी प्रौद्योगिकी तक पहुंचना या फिर व्यवसाय करना, इन सब तक बच्चे को आगे बढ़ाता है। इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट के जो 2 स्टेजेस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित पूर्वानुमानित पैटर्न में घटित होती है। यानी कि ये जो विकास की प्रक्रिया होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसमें जो परिपक्वता आती है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप ही एक व्यवस्थित क्रम में आती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विकास की प्रक्रिया जो चलती है वो क्रम का पालन नहीं करती है, वह भी क्रम का पालन करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है ये बढ़ने के दौरान मनुष्यों में ये देखा जाता है कि ये शुरू में धीमा होता है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं जो विकास की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। शैशवावस्था में अगर हम बात करें विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है इसके स्टेजेस में, तो यह अवधि जो होती है वो जन्म से लेकर 18 माह की जो उम्र होती है, लगभग 2 वर्ष का जो समय होता है वो शैशवकाल होता है। और यहाँ पे शैशवावस्था लिखा है, तो शैशवावस्था लगभग 0 से 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ आप स्पेशल फील्ड में अगर पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ 0 से 2 वर्ष ही माना जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 18 महीने की उम्र तक को यहाँ पर शैशवावस्था माना गया है, जिसको हम अगर मनोविज्ञान की भाषा में ही जाने तो इसको शैशवकाल कहा जाता है। इसे विश्वास बनाम अविश्वास भी कहा जाता है, जो इरिक एरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। उस मनोसामाजिक सिद्धांत में से जो विश्वास बनाम अविश्वास का सिद्धांत है वो शैशवावस्था का बालक कहीं ना कहीं फॉलो करता है। माँ के गर्भ से नए वातावरण में आने पर शिशु को केवल पोषण की ही आवश्यकता होती है। यदि बच्चे की देखभाल करने वाली माँ इन ज़रूरतों को अनुमान लगाती है और उन्हें लगातार पूरा करती रहती है तो शिशु दूसरों पर भरोसा करना सीख जाता है और आत्मविश्वास उसमें विकसित होता है। अनिवार्य रूप से बच्चा चिंता और अस्वीकृति के जो क्षण है वो सभी इसमें अनुभव करता है। यदि शिशु को आवश्यक सहायता और देखभाल नहीं मिल पाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अविश्वास पनपने लगता है, जो जीवन के बाद के चरणों में उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि बाद में चल के बच्चा कुछ अवैध कार्य करने लगता है जो कि उसके जीवन शैली में नुकसानदेह होता है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक बचपन की। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वो 18 माह से 3 वर्ष तक का होता है और जीवन के दूसरे वर्ष तक मांसपेशियां या तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो बच्चे में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विकसित हो चुके होते हैं और बच्चा नए कौशल हासिल करने के लिए भी उत्सुक हो जाता है और आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को सीखने में भी सक्षम हो जाता है और बच्चा इधर उधर घूमता है और अपने वातावरण की जांच करता है। लेकिन निर्णय अधिक धीरे धीरे इसमें विकसित होता है, क्योंकि इसमें जब बच्चा होता है 3 वर्ष का तो उसमें सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं बहुत जल्दी जल्दी या तेज़ी से कार्य करने की इसमें प्रक्रियाएं बच्चे में डेवलप हो रही होती हैं। बच्चे को यहाँ पे मार्गदर्शन करने की ज़रूरत होती है और इसी अवधि के दौरान उसमें स्वायत्तता बनाम संदेह भी इसमें प्रकट होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा बच्चे की स्वतंत्रता की भावना होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र समझता है और उसी स्वतंत्र रहने की भावना में ही आगे बढ़ता है।
अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा वो हमारा मेमोरी का होगा कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, यानी कि स्मृति क्या है। तो मेमोरी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जिनका उपयोग अधिग्रहण, भंडारण बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में सूचनाओं का संग्रहण होता है, वैसे ही मनुष्य या व्यक्ति में या बालक में उसका मस्तिष्क होता है, वो भी मेमोरी का कार्य करता है, यानी कि उसमें सभी सूचनाओं का भंडारण वहाँ पे संग्रहित होता है और बाद में जानकारी पुनः प्राप्त करें। मेमोरी में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इनकोडिंग, भंडारण और पुनर्प्राप्ति। तो मानव स्मृति में भी हमारे द्वारा सीखी गई जो चीज़ें होती हैं वो या फिर अनुभव की गई जो जानकारी होती है उसको संरक्षित करने के लिए या पुनर्प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, ये सारी चीज़ें एक बालक या व्यक्ति में शामिल होती है। यानी कि जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं या सीखने के दौरान जो अनुभव किए रहे होते हैं उसको बाद में यदि हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ रही है तो वहाँ पर कैसे हमें फिर से उसी चीज़ से निपटने के लिए कैसा कार्य करना चाहिए, ये सारे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अब इसके प्रकार की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले संवेदी प्रकार शामिल होता है। संवेदी प्रकार का मतलब यह होता है कि ये संक्षिप्त भंडारण होता है और कहीं ना कहीं इसमें मेमोरी जो होती है वो बफर करती है और बहुत ही संक्षिप्त समय तक चलती है, यानी बहुत थोड़े समय के लिए ये होता है और जब तक कि इस पर ध्यान ना दिया जाए तब तक इसमें आप और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि ये संवेदी जो आपका स्मृति होती है वो ज़्यादातर भूलने योग्य होती है, यानी कि इसमें बच्चा सीखी हुई चीज़ों को अधिक तेज़ी से भूल जाता है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें जो मस्तिष्क में आने वाली संवेदनाएं होती हैं उनको संशोधित करने के लिए कुछ समय देना होता है और दुनिया को व्यक्तिगत टुकड़ों के बजाय घटनाओं की एक अखंड धारा के रूप में देखने की अनुमति देना होता है। जब बच्चा कोई चीज़ सुना थोड़ी देर के लिए अगर सुन रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रख पाता है और कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाता है, तो वो संवेदी मेमोरी कहलाता है। लेकिन अगर वही घटना के रूप में अगर देख रहा है तो उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अल्पकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति में आने वाली अधिकांश जो जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति या बालक भूल जाता है, लेकिन जब उसी जानकारी को हम याद करने के लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो अल्पकालिक समय के लिए कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो जाती है और कुछ समय के लिए वो हमारे मेमोरी के रूप में हमारे मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना, याद रखना और याद रखना शामिल है। यूँ तो अच्छी याददाश्त के लिए 3 प्रक्रियाएं पूर्ण की गई हैं। मनुष्य में स्मृति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कारक हैं जो वो इस प्रकार हैं, जिसमें आपका है बनाए रखने की क्षमता। तो यह पिछले अनुभवों द्वारा मस्तिष्क में छोड़ी गई अच्छी स्मृति निशानों पर निर्भर करती है। यानी कि आप अगर कोई चीज़ सीखे हैं और सीखने के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो अनुभव अच्छी थी तो आपको याद है, अगर अच्छी नहीं थी तो भी याद रहता है। लेकिन होता क्या है कि आपकी वो क्षमता कितनी है, कितना प्रभावी तरीके से आप उसको याद रख पाते हैं, ये उस बालक या व्यक्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो उसका ध्यान किसी चीज़ पर सीखने के लिए होगा और तभी उसे बेहतर ढंग से उस चीज़ को याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, वो उस चीज़ को याद रख पाएगा। आगे बात करेंगे सीखने वाले की उम्र। तो युवा वर्ग है या फिर छोटा बच्चा है तो दोनों के सीखने की कहीं ना कहीं तुलना होती है, दोनों एक दूसरे से भिन्न रूप में सीखते हैं। परिपक्वता, एक छोटा बच्चा जटिल सामग्री को याद करने में सफल नहीं हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बड़ा बालक उस चीज़ को याद करने में सफल रहता है। याद करने की इच्छा,
इच्छा बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ को याददाश्त बनाए रखने के लिए। बुद्धि, एक सुस्त व्यक्ति की तुलना में अधिक जो बुद्धिमान होता है उसकी याददाश्त जो होती है वो बहुत बेहतर होती है। रुचि, व्यक्ति की रुचि अगर है किसी चीज़ को सीखने में तो कहीं ना कहीं वो सीखने में उसके मददगार साबित होगा। सोना या आराम करना, तो सीखने के तुरंत बाद सोना या आराम करना मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कन्वेंशन जो होता है उसको मजबूत करता है और अस्पष्ट याददाश्त में उस चीज़ को बदल देता है। नेक्स्ट हमारा है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले शारीरिक डेवलपमेंट होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में या जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के अलावा किसी भी अन्य समय की तुलना में शरीर में अधिक विकास परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास की जो दर होती है वो तीव्र और असमान होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिवर्तन की दर से अलग अलग होते हैं, चाहे उनकी शारीरिक परिवर्तन में ऊंचाई हो, वजन हो, या फिर उनका आंतरिक अंग आकार हो, या फिर वृद्धि के साथ साथ कंकाल हो, मांसपेशियां हो, सभी में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये आपको किस रूप में दिखाई देगा, ये आपको शारीरिक रूप में दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। तो जो किशोर होते हैं वो समाज से ज़्यादा लगाव उनका स्थापित होता है। वो अपनी एक अलग से पहचान उसमें बनाना चाहते हैं और उस पहचान बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं उस सामाजिक स्तर पर अपना एक भूमिका निभाते हैं और उसी भूमिका को निभाते हुए उनकी समाज में एक अच्छी पहचान भी बन जाती है, या स्वयं का एक बाहरी एहसास होता है। इसमें शरीर की जो छवि होती है वह स्वयं की पहचान की भावना विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से लड़कियों के लिए या फिर परिवार में और तेज़ी से साथी किशोरों को वयस्क भूमिका प्राप्त करने में सहायता देती है। समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ये है कि जोखिम उठाना, ये किशोरावस्था के जो बच्चे या व्यक्ति होते हैं वो जोखिम उठाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस दौरान जो किशोर होते हैं वे अनेक प्रकार से लोगों से जुड़ते हैं। खासकर उनके जो सक्रिय सदस्य होते हैं या कह लीजिए उनके जो सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ में उनका जो जुड़ाव होता है वो घनिष्ठ रूप से होता है और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के दौरान वो अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानते हैं। आगे हम बात करेंगे भावनात्मक विकास का। तो भावनात्मक विकास किसी व्यक्ति या बालक में एक दूसरे से भिन्न भावनात्मक विकास होता है। उनका सोचना समझना या फिर उनके जो आंतरिक विचार हैं या फिर उनका जो बाह्य विकास है वो सब एक दूसरे से अलग होता है। किशोरावस्था के दौरान लचीलापन, आत्मसम्मान और मुकाबला कौशल जैसी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं ये लगभग किशोरावस्था में सारी चीज़ें जन्म लेती हैं और इसमें एक दूसरे से दिखावा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि तेज़ी से जो बदलाव का अनुभव होता है वो किशोरावस्था में देखा जाता है। इनमें सामाजिक और भावनात्मक सीखने के लिए महत्वपूर्ण स्थल होते हैं और छात्रों के कल्याण को लेकर इसमें नीतियाँ, कार्यक्रम आदि सारे इसमें विकसित किए जाते हैं और इसमें जो किशोर होते हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज्ञान संबंधी विकास। ज्ञान संबंधी विकास क्या होता है कि इसमें विचार, तर्क और धारणा सभी शामिल होती हैं। किशोरावस्था के दौरान जो बालक या व्यक्ति होते हैं उनके मस्तिष्क के शारीरिक परिवर्तन या संज्ञानात्मक विकास या फिर और भी बहुत सारे विशिष्ट जो पैटर्न होते हैं ये सब देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे फिर विकासात्मक मील के पत्थर। तो विकासात्मक मील के पत्थर कौन कौन से हैं यह भी जानेंगे और ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। विकासात्मक मील का पत्थर जो है ये व्यवहार संबंधी या फिर शारीरिक कौशल या शिशुओं या बच्चों में बढ़ते जो विकास हो रहे होते हैं उसी समय के दौरान ये सारे चीज़ दिखाई देते हैं, जैसे कि लौटना, रेंगना, चलना या बात करना। ये सभी
जो हैं विकासात्मक मील के पत्थर माने जाते हैं। प्रत्येक आयु सीमा के लिए जो विकास का मील का पत्थर है वो अलग अलग होता है। छोटे बच्चों के लिए अलग, वयस्क के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग माना जाता है। जैसे कि शिशु जन्म से 1 वर्ष तक का है तब तो 1 कप से पानी पीने में वो सक्षम हो जाता है। बिना किसी सहारे के अकेले बैठने में भी वो सक्षम हो जाता है। बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है और सामाजिक मुस्कान उसमें प्रदर्शित होने लगती है और उसी में पहला दांत भी निकलने लगता है। स्वयं को खड़े होने की स्थिति में वो खींचता है। अपने आप वो लुढ़क भी जाता है। माँ और दादा कहते हुए ऐसे शब्दों से वो प्रयोग करने लगता है, या कह लीजिए ऐसे शब्दों से अपने सदस्यों को बुलाने लगता है। नहीं समझता है और प्रतिक्रिया में उसके गतिविधि जो होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। फर्नीचर या अन्य के सहारे से ही वो चल पाता है। फिर 1 से 3 वर्ष का जो बालक होता है वो कम से कम छलकते हुए साफ सुथरे तरीके से अपना पेट भरने में सक्षम हो जाता है। एक रेखा खींचने में वो सक्षम हो जाता है और दौड़ना, घूमना, पीछे की ओर चलना, ये सारी प्रक्रियाएं वो करने लगता है। पहला और अंतिम नाम बोलने में सक्षम होता है। सीढ़ियाँ भी वो चढ़ने उतरने लगता है। टिपाई साइकिल जो आती है, पैडल मार के चलाई जाती है, वो भी चलाने में सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ वस्तुओं के चित्रों को नाम इसमें दे सकता है कि कौन सा वस्तु, कौन सा चित्र, मतलब उसका नाम क्या है ये बताने में सक्षम हो जाता है, उसको इंगित करने लगता है। केवल थोड़ी सी मदद से अपने कपड़े पहन लेता है। दूसरों के भाषण की भी नकल करने लगता है और खिलौने साझा करना सीख जाता है। इसके साथ साथ वो अन्य भी बच्चों के साथ में खेलना पसंद करने लगता है। चलने में थोड़ा सा माहिर हो जाता है। रंगों को उचित ढंग से पहचान करने लगता है और पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर को पहचानने लगता है कि कौन मम्मी है, कौन पापा हैं। अधिक शब्दों का उपयोग करने लगता है और सरल आदेशों को समझने लगता है। अगर आप उससे सहानुभूत ढंग से पेश आ रहे हैं, अच्छे से उससे बातें कर रहे हैं, तो वो बातें उसको समझ में आती हैं। स्वयं को खिलाने के लिए चम्मच का भी प्रयोग करने लगता है, यानी कि स्वयं को खिलाने के लिए या खाने के लिए। आगे हम बात करेंगे प्री स्कूल जो 3 से 6 वर्ष के होते हैं। इसमें बच्चा क्या क्या कर लेता है। वृत्त और वर्ग बनाने लगता है। लोगों के लिए 2 से 3 विशेषताओं के साथ में स्टिक आकृतियां बनाने में ये सक्षम हो जाता है। छोड़ने में सक्षम हो जाता है। संतुलन बेहतर होने लगता है। साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ वो अपना पहचान बनाना स्टार्ट करता है। थोड़ा सा पढ़ने का भी कौशल इसमें शुरू हो जाता है। पास पड़ोस के बच्चों के साथ में वो खेलना स्टार्ट कर देता है। अधिकांश कार्यों को बिना सहायता के स्वतंत्र रूप से भी करने लगता है और तुकबंदी या शब्दों के खेल का भी आनंद करने लगता है और एक पैर पे कूदता है। ट्राईसाइकिल वगैरह भी चलाना स्टार्ट कर देता है। स्कूल जाना प्रारंभ करता है। फिर आकार अवधारणाओं को भी समझने लगता है और समय की अवधारणा को भी समझता है वो। अब हम आते हैं थ्योरी पर। थ्योरी में सबसे पहले पियाजे की थ्योरी हम पढ़ेंगे। पियाजे जो महोदय हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इनकी इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने संवेदी गामक या फिर इंद्रिय जनक अवस्था के बारे में बताया, जो कि 0 से 2 वर्ष का समय जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था होती है। और संवेदी गामक अवस्था जो होती है वो पहली अवस्था होती है, यानी कि जिसको सेंसोरियल मोटर स्टेज बोलते हैं। जन्म से 2 वर्ष का ये समय है। ये पहला चरण माना जाता है और इस चरण के दौरान शिशु जो होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को जानता है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके सीखता है। शिशु दुनिया के बारे में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके चारों ओर घूमना या पर्यावरण की खोज करना, ऐसे इस अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करता है।
दूसरा स्टेज आ जाता है प्राक संक्रियात्मक, या इसी को प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इसका जो वर्ष होता है वो 2 से 7 वर्ष का समय होता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भाषा और मानसिक कल्पना के माध्यम से दुनिया का जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है वो इसमें धीरे धीरे हासिल करने लगते हैं। साथ ही साथ इनमें चीज़ों के बारे में सोच भी सकते हैं और एक चीज़ या फिर शब्द या वस्तु या अपने अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में भी इनको खड़ा करने की क्षमता आ जाती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, ऐसे गुण इनमें शामिल नहीं होते हैं। और ये किसी चीज़ का भी आकार हो, भार हो या लंबाई हो, उसमें भी ये अलग अलग नहीं कर पाते हैं, ना ही संबंध स्थापित कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस परिचलन चरण भी बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष का समय होता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इसमें बच्चा विभेदीकरण करना सीख जाता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ समावेशन कार्यों में भी सुधार होने लगता है और बच्चा कुछ चीज़ों को समझने लगता है। पूर्ण रूप से उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। बच्चा अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर वो सोचना प्रारंभ करता है। अगला और आखिरी स्टेज होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से 15 वर्ष तक का माना जाता है। 12 से 15 वर्ष का जो आयु होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, साथ ही साथ पियाजे के ये लास्ट स्टेज के रूप में जाना जाता है। इसमें बच्चा आकार, भार, लंबाई, ऊंचाई इन सब में अंतर करने लगता है और उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वह भी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगती है। आगे हम बात करेंगे सीखने का थार्नडाइक का सिद्धांत। तो थार्नडाइक ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थार्नडाइक थे। इन्होंने 1874 से 1949 तक अपना सीखने का 3 नियम बताया। थार्नडाइक का सबसे पहला जो 3 नियम था वो उसमें गौड़ नियम और प्रभाव का नियम दोनों के बारे में बताया। तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि इसमें आपके नियम कौन कौन से हैं, तो प्रभाव का नियम क्या करता है कि यह एक व्यवहार को उत्पन्न करता है और उसको सुदृढ़ बनाता है। व्यायाम का नियम क्या होता है कि ये कार्यों को बार बार दोहराता है और इसी को अभ्यास का नियम भी बोलते हैं कि बार बार चीज़ों को अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो वो चीज़ आप सीखने में सक्षम हो सकते हैं। तत्परता का नियम यह बोलता है कि आप किसी कार्य को करने के लिए कितना उत्तेजित हो रहे हैं और उस कार्य का समापन कितना जल्दी कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। थार्नडाइक के सिद्धांत में कई प्रकार के सिद्धांत इसमें और भी शामिल होते हैं, जैसे कि गौड़ नियम और प्रभाव का नियम दोनों अलग अलग होते हैं। गौड़ नियम में 3 होते हैं, प्रभाव नियम में इनके 5 होते हैं। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और उन्होंने ये जाना कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया। पियाजे ने बिल्ली पर प्रयोग किया और वो पजल के माध्यम से एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में जो पजल लगा होता है, बिल्ली बार बार दौड़ने के दौरान उसका पैर जो होता है वो उस पजल पे पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, बाहर जो रखा भोजन होता है वो प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार का सिद्धांत है आपके थार्नडाइक महोदय का। पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, आपके थार्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और उन्होंने प्रभाव का नियम दिया है, गौड़ का नियम दिया है
और उसी में तत्परता का नियम भी उन्हीं का है, अभ्यास का नियम उन्हीं का है। तो बार बार जब बिल्ली अभ्यास कर रही होती है, तत्पर रहती है, तभी जाके वो आसानी से वो खाना प्राप्त कर पाती है। आगे हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की महोदय जो थे, ये आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक उनका जो संपर्क होता है, उस संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो उनमें सामाजिक सांस्कृतिक दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं शामिल होती हैं सीखने के अनुभवों में। इनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। बच्चे में भाषण और तर्क जैसी जो मानसिक क्षमताओं के विकास में सामाजिक जो संपर्क की भूमिका होती है, उस पे जोर दिया जाता है। वाइगोत्स्की का दृढ़ विश्वास था कि समुदाय अर्थात अर्थ बनाने की प्रक्रिया में एक अपना केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो कि बच्चे के सीखने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे हम बात करेंगे स्किनर की। स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में आप लोग क्या सीखते हैं कि इसमें बच्चों के ऊपर सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों प्रकार का व्यवहार का उस पर असर पड़ता है, और दोनों प्रकार के व्यवहार उसमें जन्म लेते हैं। स्किनर महोदय जो थे वो कबूतर पर और चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किए थे। तो स्किनर महोदय का भी यही रूल था कि उन्होंने एक पजल युक्त पिंजड़ा बनाया, उसमें कबूतर को रखा, चिंपैंजी बंदर को रखा, और चिंपैंजी बंदर को वहाँ पे एक बार फिर से आप लोग सुन ले। जो हमारे स्किनर महोदय थे, उन्होंने चिंपैंजी बंदर पे प्रयोग किया था, और वो बंदर एक पिंजड़े में पूरा बंद था। पिंजड़ा काफ़ी बड़ा था, तो वो सबसे पहले केले को लटका देते हैं उसके बीचों बीच में। चिंपैंजी बंदर क्या करता है कि बहुत अभ्यास करने के पश्चात भी उस केले तक नहीं पहुंच पाता है, उछल कूद काफ़ी करता है, नहीं पहुंच पाता है, और उसी में एक छोटी छड़ी रखी होती है। बाद में चल के फिर बंदर उसी छड़ी के माध्यम से उसको केले को प्राप्त करता है और केला खाता है। उसके बाद में केला और ऊपर टांगा जाता है, और वहाँ पे 2 छड़ी रखी होती है, और 2 छड़ी के एक छड़ी का प्रयोग करके बंदर पहले प्रयास करता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ समय पश्चात उसे ऐसी बुद्धि जागृत होती है कि वो दोनों छड़ियों को जोड़कर फिर उस केले तक पहुँच जाता है। तो इसमें जो बुद्धि का विकास होता है वो थोड़ा सा अचानक से आता है, यानी कि अचानक से जो प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी कि किसी चीज़ को सॉल्व करने में अचानक से उसकी बुद्धि जागृत होती है, वो क्या कहलाता है, उनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 8 अलग अलग प्रकार से बुद्धि प्रस्तुत की, और ये जो बुद्धि थी, ये सूचना प्रसंस्करण के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में साझा करते हैं। सिद्धांत का दावा है कि मनुष्य के पास डेटा संशोधित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र होते हैं। गार्डनर द्वारा जो वर्णित 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल है संगीत, लयबद्ध या दृश्य, स्थानिक या मौखिक, भाषाई, गणितीय या तार्किक, शारीरिक, गतिज या पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक या प्राकृतिक, ये सभी जो बुद्धियां हैं ये एक मनुष्य को परिपूर्ण बनाती हैं। तो इसमें देखते हैं गार्डनर के सिद्धांत में सबसे पहले कि संगीतमय या लयबद्ध क्या होता है। तो गार्डनर के अनुसार जिन लोगों के पास उच्च स्तर की संगीत संबंधी बुद्धि होती है, उनकी लय, ध्वनि या पैटर्न में अच्छी सोच होती है। इसलिए उच्च संगीत लयबद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति एक अच्छा संगीतकार, कंडक्टर, संगीतकार, गायक आदि भी हो सकता है। दूसरा है दृश्य स्थानिक बुद्धि। तो जिन लोगों के पास में बेहतर दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है, वे छवियों, चित्रण, मानचित्र
चार्ट, वीडियो और इसी तरह की वस्तुओं को बेहतर ढंग से देख सकते हैं और देखकर उन चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरा है मौखिक भाषाई बुद्धि। तो मौखिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आपके शिक्षक, लेखक, सार्वजनिक वक्ता, समाचार प्रसारक या अभिनेता, इन सबको देखने को मिलता है। इनकी जो बुद्धि होती है ये मौखिक भाषाई रूप में होती है। नेक्स्ट है आपका तार्किक या गणितीय बुद्धि। तो इसमें जटिल से जटिल जो समस्याएं होती हैं उनको मिनटों में हल करने की जो क्वालिटी होती है वो गणितीय तार्किक बुद्धि वाले व्यक्तियों में ही होती है। और ये किसी दूसरे चीज़ों पर विचार करने में लंबा समय बिताने के बाद भी दूसरों को उन्हें समझने में कठिनाई होती है। जो उच्च तार्किक गणितीय बुद्धि क्षमता वाले कुछ लोग होते हैं वे तार्किक और गणितीय कौशल में अपना अच्छा अनुभव बनाते हैं। इसके साथ साथ में वो गणितज्ञ या लेखाकार जो होते हैं वो भी गणितीय तार्किक बुद्धि में शामिल होते हैं। शारीरिक गतिज बुद्धि। तो किसानों, मैकेनिक, बढ़ई, नर्तक या एथलीट, ये सब जो होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, यानी कि ये सब श्रम करके ही कोई चीज़ सीख पाते हैं। आगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? ये भावनाओं, प्रेरणाओं या फिर दूसरों के साथ संबंध को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। और इसमें आपके कौन कौन से लोग आते हैं? तो इसमें आपके स्वमूल्यांकन भी होता है, जैसे कि अपना स्वयं से मूल्यांकन कर लेना। तो इसमें लगभग सभी लोग शामिल होते हैं जो कि अपना स्वयं से थोड़ा बहुत आकलन कर लेते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है? इसमें आपके जीव विज्ञानी, बागवान, किसान, पशु प्रशिक्षक और अन्य प्रकार के भूवैज्ञानिक इसमें शामिल होते हैं जिनकी गहरी सोच होती है, गहरी समझ होती है, या उनकी जो वास्तविक बुद्धि होती है वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की भी अनुमति देती है। तो ये आपका गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत रहा। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है? वे तेज़ी से सीखते हैं और धारणाओं को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ वे उच्च स्तर के अमूर्तों का निर्माण और प्रबंधन करते हैं। वे हमेशा सतर्क रहते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। वे जटिल निर्देशों का आसानी से पालन करते हैं और एक समय में एक से अधिक विचारों को वो संभाल कर रख सकते हैं। उनके पास में सृजन और अन्वेषण के लिए महान बौद्धिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना होती है। उन्हें सत्य खोज प्रश्न पूछने की आदत, क्योंकि उनमें ज्ञान की जो प्यास होती है वो अधिक होती है। वे जल्दी सीखते हैं। उनमें अमूर्त तर्क करने और विचारों और घटनाओं के बीच में संबंध देखने को आप पा सकते हैं। वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि त्वरण का तात्पर्य उच्च क्षमता वाले बच्चों को उनकी आयु समूह से परे कक्षाओं में ले जाना है। फिर भी वे समान रुचियों और क्षमताओं को साझा करते हैं। इसके साथ साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लक्षण देखेंगे। तो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो सीमित हो जाती है। वे सीखने की स्थितियों के साथ खिलवाड़ करने और अमूर्त रूप से तर्क करने में विफल रहते हैं। दूसरा है, धीमी गति से सीखने वाले की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि उनकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर होती है। उनकी एकाग्रता में भी कमी पाई जाती है। कक्षा की स्थितियों में धीमी गति से सीखने वाले का ध्यान जो होता है वो भटकता रहता है। एकाग्रता उनकी एक जगह नहीं बनी होती है। वे विशिष्ट व्यवहार, खराब प्रेरणा से भी जुड़े होते हैं। फिर भी विभिन्न अध्ययनों में से भी यह भी पता चलता है कि सीखने की सामग्री को ठोस स्थितियों के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो धीमी गति से सीखने वाले एकाग्र और ध्यान और या सामान्य बच्चे की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होता है, वह भी उसमें शामिल होकर सीखना प्रारंभ करते हैं।
आगे बात करेंगे कि विकासशील समाजों में धीमी गति से सीखने वाले लोग सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। बेशक कुछ मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं या शैक्षिक उपलब्धियों को बहुत कमज़ोर समझ पाते हैं, उनका कुछ संतोषजनक नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करना इसमें प्रारंभ करते हैं। या शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ही संभव होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर निराशाएं और असफलताएं ही देखने को मिलती हैं। बच्चों में अधिकारियों के प्रति आक्रोश की भावना विकसित हो जाती है और समस्याएं इससे ज़्यादा पैदा होती हैं। इस प्रकार का रवैया जो होता है वो भविष्य में कहीं ना कहीं असामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। यही चीज़ को आप इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। लगभग 1.5 घंटे का ये वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन आपके कल पेपर में देखने को मिलेंगे। कल की वीडियो जो आपको मिली थी HI की, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, उस सब से आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपके पेपर में आए हुए थे। तो इसलिए आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो ज़रूर पढ़ के जाएं। 1.5 घंटे की मात्र वीडियो है, चाहे आप सुबह में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, या फिर आप एक बार पढ़ के उसका दोबारा रिवीजन कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर अंक पाने में सक्षम रहेंगे। तो इसलिए आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई करें और जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से आप एक एक क्वेश्चनों को भली भांति पढ़ें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे इसका PDF भी दिया जा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे इसका PDF भी प्राप्त करके दोबारा से स्वयं से भी रिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों। दोनों बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को टेलीग्राम से प्राप्त करते हुए वहाँ पे दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं इस सारी चीज़ों का। और वीडियो भी देखकर आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। आपको 100% क्वेश्चन आपको कल अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या उनके संगी साथी हैं वो कहीं और पेपर दे रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहें और पेपर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए कि पेपर आपके होने में दिक्कत आ रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए मेरी कामना रहेगी। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट भी करें, उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।